बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हफ्ता गुजर गया, वो खुद आया और ना ही इसने फोन किया। 8वें दिन आया तो इसके चेहरे पर शर्मिंदगी वाज़िह तौर पर दिखाई दे रही थी। मैंने हमेशा की तरह इसके लिए चाय मंगवाई तो वो आहिस्ता से बोला, मिस सीमा, आपका अंदेशा दुरुस्त निकला। अम्मी किसी तरह राजी नहीं हो रही हैं और मैं इनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। नो प्रॉब्लम, मैंने इत्मीनान से कहा। एक सादतमंद बेटे को यही करना चाहिए। यकीन जानिए सीमा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हम लड़कियों को ठुकराए जाने की आदत होती है। बहरहाल आप फिक्र न करें, हमारे कारोबारी तल्लुकात पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आइंदा भी हर तावन के लिए तैयार हूँ। इस वाक़े के बाद भी मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हो गई। ये तलीम और ये म्यार मेरे रास्ते की रुकावट बन गया था। खानदान बरादरी के लोग मेरे करीब आने से डरते थे और गैरों को एक मेहनत कश की बेटी से रिश्ता जोड़ना गवारा नहीं था। मैं ना उधर की रही और ना इधर की। इससे तो अच्छा था कि मैं मैट्रिक के बाद ही घर बैठ जाती और साल 2 साल बाद अपने हम पल्ला किसी लड़के से ब्याह दी जाती और मेरे भी दर्जन बच्चे गलियों में आवारा गर्दी कर रहे होते। लेकिन ये खुद ख्याली थी। अगर मैं शादी कर लेती तो मेरे बीमार और बेरोजगार बाप का सहारा कौन बनता। मैंने सिर्फ अपना मुस्तकबिल ही नहीं संवारा बल्कि इन्हें भी एक पुरअसाइश जिंदगी दी है। शादी का क्या है, वो भी हो जाएगी। इतनी बड़ी दुनिया में कोई ना कोई बंदा तो होगा जो मुझे मेरे म्यार के साथ कबूल करेगा। अगली बार ताहर छुट्टियों में आया तो इसकी सेहत पहले के मुकाबले में बेहतर लग रही थी। इसने मुझे बताया कि इसने अपना हाथ रोक लिया है और बेजा फरमाइशें पूरी करने की बजाय सिर्फ घर के अखराजात के लिए पैसे भेजता है। इस तरह वो कुछ रकम पास अंदाज करने में कामयाब हो गया है, बल्कि अब इसे ओवर टाइम भी नहीं करना पड़ता। वो मेरा अपार्टमेंट देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, सीमा तुम 10 साल में कहां से कहां पहुंच गई और मैं अभी तक वही हूँ। इसमें कुछ कसूर तुम्हारा भी है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस बर्तन में सुराख हो जाए वो कभी नहीं भर सकता। मैंने जीरो से अपना सफर शुरू किया था, लेकिन पैसे को दांतों से पकड़कर यहाँ तक पहुँची हूँ। तुम भी अगर शुरू से ही कुछ पास अंदाज करते तो तुम्हारा भी ऐसा ही एक फ्लैट होता। वो ठंडी सांस लेते हुए बोला, अब क्या हो सकता है सीमा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम एडवांस देने की पोजीशन में हो तो मैं आज ही तुम्हारे लिए फ्लैट बुक करवा देती हूँ। वो खुश होते हुए बोला, इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन इसकी बनक मेरे घर वालों को ना पड़े। अम्मी को गाड़ी खरीदने की धुन सवार है। तुम अपने कान बंद कर लो और वही करो जो तुम्हारा दिल करता है। मैंने दूसरे दिन हाशमी साहब को फोन किया और पूछा कि क्या इनके किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक होने की गुंजाइश है। मैंने इन्हें बता दिया कि ये फ्लैट मुझे अपने चचाजाद भाई के लिए चाहिए। इन्होंने मुझे दूसरे दिन का वक्त दिया और कहा कि मैं अपने कसन को साथ लेकर आऊं। हाशमी साहब का नया प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था, लेकिन इसमें चंद फ्लैट बाकी थे। हाशमी साहब से मामला तय करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अलबत्ता एडवांस कुछ ज्यादा था क्योंकि फ्लैटों की तमीर शुरू हो चुकी थी और दूसरे लोगों ने कुछ किस्तें भी अदा कर दी थी। मैंने ताहर से कहा कि वो पैसों की फिक्र न करे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दे दूंगी। वो बाद में मुझे अपनी सहूलत के मुताबिक वापस कर दे। फ्लैट बुक हो जाने पर वो बहुत खुश था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मरहला इतनी आसानी से तय हो सकता है। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। मैंने इसे तायीद की कि वो शेड्यूल के मुताबिक अदायगी करता रहे ताकि वक्त पर कब्जा मिल जाए। तुम फिक्र ना करो, वो गाड़ी में बैठते हुए बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े। मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें चचा और चची को भी बता देना चाहिए। वो खुश हो जाएंगे और जब इन्हें मालूम होगा कि तुम्हें इसकी किस्तें अदा करनी है तो फिर वो किसी और चीज की फरमाइश नहीं करेंगे। तुम कहती हो तो बता देता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ताहर का अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। जब इसने घर वालों को बताया तो चची बोली, इस वक्त हमें गाड़ी की ज्यादा जरूरत है। फ्लैट का क्या है वो तो बाद में भी हो जाता, ये काम ज्यादा जरूरी था।
ताहर ने जवाब दिया, पहले ही बहुत देर हो गई। प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 2-4 साल बाद तो ये हमारी पहुंच से भी दूर हो जाएगा। दुबई वापस जाने से पहले वो मुझसे मिलने आया। अम्मी और पापा कहीं गए हुए थे और इत्तेफाक से मैं घर में अकेली थी। मैंने इसके लिए चाय बनाई और हम ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। अचानक ही इसने एक ऐसी बात कह दी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। इसने चाय की प्याली मेज पर रखी और मेरी तरफ देखते हुए बोला, सीमा, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया और मैं भी जिम्मेदारियों के बोझ से आज़ाद हो चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। मेरे हाथ में चाय का कप लर्ज़ रह गया। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इतनी बड़ी बात कह सकेगा। मैंने अपने अस्साब पर काबू पाने की कोशिश की और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? वह हैरान होते हुए बोला, भाई मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। मैंने गुस्से से कहा, क्या तुमने मुझे खिलौना समझ रखा है? जब चाहा खेल लिया, जब चाहा फेंक दिया। वो परेशान होते हुए बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। ताहर, शायद तुम्हें याद नहीं रहा, लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब तुम्हारे जाने के बाद चची जान ने ये कहकर रिश्ता खत्म कर दिया था कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बहनों की शादियां करनी है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है। इन्होंने बाबा को मशवरा दिया कि ये एक लंबा प्रोग्राम है, इसलिए बेहतर है कि वो मेरी शादी कहीं और कर दे। मैं समझ गई कि अमीर और गरीब के फर्क से वो रिश्ता खत्म कर रही है। मैंने उसी वक्त तहैया कर लिया कि इस फर्क को खत्म करके ही दम लूंगी। आज मेरे पास तलीम, दौलत और रुतबा है तो तुम्हें भी शादी का ख्याल आ गया। बोल के कि मैं वही ठुकराई हुई लड़की हूँ। वो बुखलाकर सोफे से खड़ा हो गया और कहने लगा, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुबई जाते वक्त ही अम्मी ने मुझसे कह दिया था कि पहले मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, इसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूं। मेरा ख्याल था कि 5-6 साल में इन जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊंगा, लेकिन ये अरसा तवील होता गया। इस दौरान जब भी मेरी शादी का तज़किरा हुआ, अम्मी मुझे जिम्मेदारियां याद दिलाती रही और नौबत यहाँ तक पहुँच गई। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि वो मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चला चुकी हैं और इन्होंने ये कहकर रिश्ता खत्म कर दिया है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे पहले ही शक था कि ये चची की चाल थी। इन्हें अपने कमाऊ बेटे के लिए किसी अमीर लड़की की जरूरत थी जो इनका घर जहेज से भर दे, इसीलिए इन्होंने मुझे ठुकरा दिया। वो सोच रही होंगी कि मेरी शादी हो जाए तो वो हम लोगों पर कोई झूठा सच्चा इल्जाम लगाकर ताहर की शादी किसी अमीर लड़की से कर देंगी, लेकिन इनका ये मंसूबा पूरा ना हुआ। जिम्मेदारियां पूरी करने के चक्कर में बेटा गन चक्कर बन गया। दूसरी तरफ मैं तरक्की की मंजिल तय करते करते ऐसे मुकाम तक पहुंच गई कि चची के दिल में एक बार फिर मुझे बहू बनाने की ख्वाहिश जन्म लेने लगी, लेकिन वो इसका इजहार करते हुए डर रही थी क्योंकि मैं हर लिहाज से ताहर को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। हकीकत का इल्म होने के बाद मेरा दिल ताहर की तरफ से साफ हो गया। वो बेकसूर था। सारी आग चची ने लगाई थी। मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती थी। इन्होंने जो जख्म लगाया था, 10 साल गुजरने के बाद भी इसकी कसक बाकी थी। ये एहसास मेरे दिल में सरायत कर चुका था कि मैं एक ठुकराई हुई लड़की हूँ। होना तो ये चाहिए था कि मैं भी वही सलूक करूँ जो वो मेरे साथ कर चुकी थी। मैं भी ताहर को ये कहकर ठुकरा दूँ कि वो मेरे हम पल्ला नहीं, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये सोचने के लिए मुझे मोहलत दरकार थी। मेरा ख्याल है कि हकीकत का इल्म हो जाने के बाद तुम्हें फैसला करने में देर नहीं करनी चाहिए। ताहर पुर उम्मीद लहजे में बोला, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। कितना वक्त? मैं तो कल चला जाऊंगा। मैं कल सुबह तुम्हें फोन करके बता दूंगी। फोन पर नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। मैंने इसे कह दिया कि वो दोपहर में बैंक आ जाए, हम लंच एक साथ करेंगे। इसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे और मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने पूरी संजीदगी से सूरत हाल पर गौर किया तो बहुत कुछ वाज़िया होता चला गया। मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी और अभी तक मेरा कोई रिश्ता नहीं आया था। अम्मी बाबा कब तक मेरा साथ देते?
एक ना एक दिन इन्हें भी इस दुनिया से चले जाना था। दोनों भाई बाहर जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। इसके बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो जाती। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद औरत को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर्द की ज़रूरत होती है, वो मैं कहाँ से लाऊं। ऐसे में मुझे ताहर का दम गनीमत मालूम हुआ। मेरी नज़र में इसकी पोजीशन साफ हो चुकी थी, इसलिए इसके बारे में सोचा जा सकता था। सारा मसला चची का था, मैं इन्हें किसी सूरत भी माफ नहीं कर सकती थी। अचानक मेरे दिमाग ने पलटा खाया और मैंने दूसरे अंदाज में सोचना शुरू कर दिया। 10 साल पहले इन्होंने ये रिश्ता खत्म करके मुझे पैसे की अहमियत का एहसास दिलाया और मैंने तहैया कर लिया कि पैसे को अपनी ताकत बनाऊंगी। इसी जज्बे के तहत मैंने 16 साल की उम्र में अमली जिंदगी का आगाज किया और 3000 रुपये माहाना पर स्कूल में मुलाजमत कर ली, जहां मैं दीगर कामों के अलावा प्रिंसिपल और स्कूल की टीचर्स के लिए चाय भी बनाया करती थी। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में चाची का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो मुझे ना ठुकराती तो मैं भी गुर्बत की गोद में पड़ी सिसक रही होती। इस लिहाज से वो मेरी मोहसन थी, बहुत बड़ी मोहसन। इनकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंची थी। थैंक यू चची जान। मेरे मजहब ने भी भूल जाने और माफ कर देने की तालीम दी है, लिहाजा मैंने मासी को बुलाकर चची को सादक दिल से माफ कर दिया। दूसरे दिन ताहर बैंक आया तो मैं इसे लेकर करीबी रेस्टोरेंट में लंच के लिए चली गई। बहरा खाने का ऑर्डर लेकर चला गया तो इसने पूछा, तुमने क्या फैसला किया है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? इसने बेताबी से पूछा। तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं अपनी जॉब छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें वहाँ इससे अच्छी जॉब मिल सकती है। नहीं, मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं जा सकती। इस उम्र में इन्हें मेरी जरूरत है। इनकी देखभाल के लिए अदनान और उस्मान भी तो हैं। वो दोनों बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बस तुम वापिस आ जाओ। यहाँ आकर क्या करूँगा सीमा? तुम्हें कोई ना कोई मुलाजमत मिल ही जाएगी। बेशक पैसे वहाँ से कम मिलेंगे, लेकिन तुम भूखे नहीं मरोगे। वरना कोई कारोबार कर लेना। मुझे कम से कम 2 साल तक तो वहाँ रहना होगा, जब तक फ्लैट की किस्तें अदा नहीं हो जाती। इसकी तुम फिक्र ना करो, वो मैं दे दूंगी। नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता, इसने तेजी से कहा। वो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो फिर शादी भी 2 साल बाद ही होगी, मैंने शोक लहजे में जवाब दिया। हमें जल्द शादी कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर कोई मसला खड़ा हो जाए। ये तो वही बात हो गई, हम यहाँ तुम वहाँ, मैं आता जाता रहूँगा। तुम भी बीच में 1-2 चक्कर लगा लेना। 2 साल तो यूं पलक झपकते में गुजर जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने सर तस्लीम खम करते हुए कहा। इसके जाने के 2 महीने बाद एक दिन चची और चचा हमारे घर आए। मेरा ख्याल था कि इन्हें दोबारा ये बात जुबान पर लाने में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट महसूस होगी, लेकिन वो तो बहुत ही ढीठ थी। इन्होंने मुझे गले लगाकर माथा चूमा और अम्मी से मुखातब होते हुए बोली, अल्लाह ने मेरी सुन ली, ताहर शादी के लिए तैयार है। बस तुम जल्दी से शादी की तारीख दे दो। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। अम्मी ने हैरत से बाबा को देखा। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इन्होंने तेज लहजे में कहा, लेकिन तुमने तो रिश्ता खत्म कर दिया था, अब किस मुंह से सवाल कर रही हो? चची हैरान रह गई और इन्होंने बात बनाने की कोशिश की। खुदा गवाह है कि मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि ताहर शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा। लड़की कब तक इसके इंतजार में बैठी रहेगी? इसलिए मुनासिब यही है कि इसकी शादी कहीं और कर दो। सच तो ये है कि अम्मी और बाबा दोनों ही मेरी वजह से परेशान थे, लेकिन इन्होंने चची पर ये ज़ाहिर नहीं होने दिया और बोले, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। सीमा बेटी से पूछकर जवाब दूंगा। हाँ हाँ जरूर पूछो, चची खुश होते हुए बोली। इसका हक तो मजहब ने भी दिया है। वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मुझे यकीन है कि सोच समझ कर ही फैसला करेगी। इनके जाने के बाद बाबा ने मुझे अपने पास बुलाकर मेरी मर्जी जानना चाहिए, तो मैंने इस बार रजामंदी जाहिर कर दी। वो हैरान होने के साथ साथ खुश भी हुए। वो समझ रहे थे कि चची के गुज़श्ता रवैये के पेश नज़र मैं इनकार कर दूंगी, और खुशी इस बात की थी कि मैं अपने घर की हो जाऊंगी।
फिर सब कुछ मेरे और ताहर के प्लान के मुताबिक हुआ। 1 साल बाद वो छुट्टियों में पाकिस्तान आया तो हमारी शादी हो गई। वो 1 महीना मेरे पास रहा, फिर मैं 3 महीने की छुट्टी लेकर दुबई चली गई। ताहर को जैसे ही फ्लैट का कब्जा मिला वो मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान आ गया। पहले तो इसने जॉब करने की कोशिश की, लेकिन पैसे बहुत कम मिल रहे थे। चनाचा इसने एक दुकान खोल ली। चंद ही महीनों में कारोबार चल निकला और वो दुबई से ज्यादा कमाने लगा। दोनों भाई मुल्क से बाहर जा चुके हैं, लेकिन मैंने अम्मी और बाबा की खबरगिरी में कोई कसर नहीं उठा रखी। रोजाना शाम को इनसे मिलने जाती और छुट्टी का पूरा दिन इनके साथ गुजारती हूँ। मैंने ताहर से कह दिया है कि तुम अपने वालिदैन का ख्याल रखो और मुझे अपने माँ बाप की खबरगिरी करने दो। ताहर मेरे किसी मामले में नहीं बोलता, बल्कि एहसानमंद है कि मेरी वजह से इसे दुबई की मुशक्कत से निजात मिल गई और वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको कैसी लगी ठुकराई हुई लड़की की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।